हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण यादव उत्कृष्ट नर्सिंग लाइव क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जो स्टूडेंट हमारे चैनल पे न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। हम डिस्कस कर रहे थे फंडामेंटल और आज का हमारा न्यू टॉपिक है फंडामेंटल में एसिड बेस बैलेंस। तो आज हम देखेंगे एसिड बेस बैलेंस। तो एसिड बेस बैलेंस सबसे पहले अपन देखते हैं पीएच की पीएच क्या होती है। पीएच बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। concentration of H plus ion is known as pH। क्या होता है pH? क्लियर है। उसके बाद देखते हैं अपन क्या जो pH स्केल है। pH स्केल क्या होता है? ये क्या है pH स्केल। इसकी रीडिंग होती है 0 से कितनी 14। जिसका मिड पॉइंट होता है वो क्या होता है 7। इस 7 को क्या बोलते हैं यहाँ 7 पॉइंट को न्यूट्रल। क्या बोलते हैं न्यूट्रल। और जो 0 से 7 की जो रीडिंग है उसको क्या बोलते हैं एसिडिक। क्या बोलते हैं एसिडिक। देन जो 7 से 14 है 7 से 14 उसको क्या बोलते हैं बेस या एल्केलाइन। बेस या एल्केलाइन। क्लियर है। उसके बाद इसीलिए अपन इस चैप्टर क्या बोलते हैं एसिड बेस बैलेंस। क्या बोलते हैं एसिड बेस बैलेंस। क्लियर है। यहाँ तक पीएच देखा अपन ने और पीएच स्केल। उसके बाद अपन देखते हैं जो अपना ब्लड में क्या पीएच की वैल्यू, कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू और बाइकार्बोनेट SCO3 की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, उसका नॉर्मल वैल्यू देखते हैं। जो अपनी नॉर्मल पीएच होती है ब्लड में वो क्या होती है पीएच। उसकी वैल्यू होती है 7.35 से 7.45। क्लियर है। उसके बाद देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू वो कितनी होती है ब्लड में, होती है 35 से 45 mm of Hg। क्लियर है इतना। उसके बाद देखते हैं बाइकार्बोनेट SCO3। इसकी वैल्यू होती है 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कुछ बुक्स में आपको यहाँ 28 दे रखा होगा। क्लियर है। लेकिन जो एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा हूँ मैं आपको 22 से 27 ये मान के आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। क्लियर है। तो ये देखा अपन ने नॉर्मल वैल्यू पीएच बाइकार्बोनेट एंड CO2 एंड बाइकार्बोनेट SCO3। क्लियर है यहाँ तक। अब अपन देखते हैं इंडिकेटर। जो अपने रेस्पिरेटरी इंडिकेटर क्या होता है और वो मेटाबॉलिक इंडिकेटर क्या होता है। तो जो रेस्पिरेटरी इंडिकेटर होगा क्या रेस्पिरेटरी इंडिकेटर मतलब अपन कैसे पहचानेंगे कि ये रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक। तो रेस्पिरेटरी का क्या होगा इंडिकेटर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और जो मेटाबॉलिक इंडिकेटर है मेटाबॉलिक इंडिकेटर वो क्या है बाइकार्बोनेट SCO3। क्लियर है। हम आगे देखेंगे अब क्या कुछ फॉर्मूला है जिससे अपन पीएच निकालेंगे तब उसको वो क्या फॉर्मूला अपन को हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जो पीएच होती है वो H प्लस आयन के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। H प्लस आयन की इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर है। मतलब कि H प्लस आयन बढ़ेगा तो पीएच क्या होगी कम होगी। क्लियर है। अगर H प्लस आयन घटेगा तो पीएच क्या होगी बढ़ेगी। क्लियर है। उसके बाद जो पीएच है वो CO2 की क्या होती है व्युत्क्रमण होती है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वही जैसे H प्लस आयन था वैसे ही CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पीएच क्या होती है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब CO2 बढ़ेगा तो पीएच कम होगा, CO2 कम होगा तो पीएच बढ़ेगा। क्लियर है। उसके बाद है बाइकार्बोनेट।
सॉरी पीएच है जो बाइकार्बोनेट क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या मतलब है, मतलब बाइकार्बोनेट बढ़ेगा तो पीएच बढ़ेगी, बाइकार्बोनेट घटेगा तो पीएच भी क्या होगा, घटेगा। क्लियर, ये अपन ने देखा। उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या होता है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, फर्स्ट स्टडी करते हैं अपन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। इसमें अपनी जो पीएच है, हमारी पीएच है वो क्या होगी, एसिडोसिस का मतलब है अपन स्केल में देखा था अभी, इधर स्केल बना देता हूँ मैं, 0-14, 7 पे क्या था न्यूट्रल, 1 से 0-7 क्या था एसिडिक, एसिडिक। तो एसिडोसिस, एसिडोसिस हो रहा है तो पीएच क्या होगी, 7 से कम होगी। इधर क्या था 0 से 7 एसिडिक, तो मतलब पीएच क्या होगी, नॉर्मल क्या थी अपनी, नॉर्मल क्या थी 7.35 से 7.45, तो एसिडोसिस में होगी लेस देन 7.35। अपनी नॉर्मल वैल्यू है 7.35 टू 7.45, तो इससे कम होगी तभी तो अपना एसिडोसिस होगा। तो कितना होगा, 7.35 से कम होगा तो क्या होगा, एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पढ़ रहे हैं अपन। क्लियर है। उसके बाद देखते हैं हम CO2। CO2 क्या होगा, मोर देन 45, क्यों, MmOHg। क्लियर है। फॉर्मूला देखते हैं अपन, ज़्यादा क्यों होगी, CO2 बढ़ेगा, CO2 बढ़ रहा है, नॉर्मल वैल्यू देखा था अपने CO2 कितनी 35 से 45, तो CO2 बढ़ रहा है, CO2 बढ़ेगा तो pH क्या हो रही है, कम, सीधी सी बात है, CO2 बढ़ रहा है इसमें तो pH क्या हो रही है, कम हो रही है, नॉर्मल वैल्यू थी तो इससे कम है। क्लियर है। उसके बाद इसका देखते हैं बाइकार्बोनेट लेवल। बाइकार्बोनेट लेवल क्या होगा इसमें, नो चेंज, नॉर्मल वैल्यू कितनी थी इसकी, उसकी 22 से 27 मिलीक्यूलेंट पर लीटर, तो इसकी नॉर्मल वैल्यू जाएगी कुछ भी 25 मिलीक्यूलेंट पर लीटर। फिर H+ आयन, जो H+ आयन है वो क्या होगा, बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि pH कम है तो H+ आयन भी क्या होगा, बढ़ा होगा। H+ आयन बढ़ेगा तभी तो pH कम होगी, pH कम है तो H+ बढ़ रहा है तो इंक्रीज H+ आयन। इतना क्लियर है। अब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्यों होता है, यानी कि जो अपना ब्लड है उसमें ऑक्सीजन का लेवल, O2 का लेवल कम हो रहा है तभी तो CO2 का लेवल बढ़ रहा है। क्या, CO2 का लेवल बढ़ रहा है। अब CO2 का लेवल कब बढ़ेगा, जब भी अपनी बॉडी में, यानी कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का कोज क्या है, मतलब कि अपनी बॉडी में कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी मतलब ऑब्स्ट्रक्शन है या कुछ भी डिजीज कंडीशन है, जैसे अस्थमा हुआ, ब्रोंकाइटिस हुआ, मतलब निमोनिया हुआ, कुछ भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, उसकी वजह से क्या होगा, जो O2 का लेवल कम हो जाएगा और CO2 का लेवल बढ़ जाएगा बॉडी में, तो क्या हो जाएगा, एसिडोसिस कंडीशन होगी, किसकी, एसिडोसिस की। और CO2 बढ़ रहा है तो CO2 किसका इंडिकेटर था, रेस्पिरेटरी का, तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब इसको ट्रीट करने के लिए अपन ने देखा कि ये क्यों हो रहा है, कोज देखा इसका कि कोई भी रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन था या रेस्पिरेटरी डिजीज थी, तो उसको मतलब इसका ट्रीटमेंट क्या है, वो है इसको जो भी कोज है उसको सोल्व करना है, तो उसको O2 देना है या जो भी डिजीज कंडीशन उसको क्योर करना है। क्लियर है। तो ये था रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, इतना क्लियर है। उसके बाद देखते हैं अपन इसकी, या तो पहले इसका एग्जांपल बता देता हूँ मैं एक, एग्जाम्पल जैसे आपको मिलेगा एग्जाम में pH मिलेगी 7.21, उसके बाद आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 52 mmOHg, देन बाइकार्बोनेट
वो मिलेगा 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। जैसे आपको एग्जाम मिल गया एग्जाम्पल, और आपको बताना है कि इसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस या मेटाबॉलिक मतलब एल्कलोसिस है, क्या है इसमें, तो आपको निकालना है। सबसे पहले अपन को क्या देखना है, पीएच। क्या देखना है, पीएच। आपको पता है कि नॉर्मल पीएच कितनी होती है ब्लड में, 7.35 से 7.45। तो ये क्या है, ये मतलब ये क्या वैल्यू नॉर्मल से कम है, तो क्या हो गया, एसिडोसिस। क्लियर है, कम हुआ तो एसिडोसिस, और पीएच ज़्यादा हुआ, नॉर्मल वैल्यू से कम हुआ तो एसिडोसिस, और ज़्यादा हुई तो एल्कलोसिस। क्या, एल्कलोसिस। क्लियर है, तो ये कम है, तो सबसे पहले हो गया एसिडोसिस। क्या है, एसिडोसिस। अब क्या रेस्पिरेटरी है, मेटाबॉलिक है, क्या है वो देखते हैं। तो अपन इंडिकेटर पढ़े थे दो, रेस्पिरेटरी इंडिकेटर और मेटाबॉलिक इंडिकेटर। तो सबसे पहले देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, नॉर्मल कितना है, 35 से 45। क्लियर है, तो ये क्या है, नॉर्मल से ज़्यादा है, बढ़ा हुआ है, तो क्या हो गया, अब ये तो पता लग गया कि ये बढ़ा हुआ है, ये एबनॉर्मल है, तो रेस्पिरेटरी में है। क्या है, रेस्पिरेटरी में। तो लास्ट में देखते हैं अपन क्या, बाइकार्बोनेट, वो कितना है, 26। नॉर्मल कितना होता है, 22 से 27। तो ये तो क्या है, नॉर्मल है, और ये अपन को पता लग गया कि रेस्पिरेटरी इंडिकेटर क्या, CO2 बढ़ा हुआ है, तो हो गया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ऐसे एग्जाम में ऑप्शन आएगा, एग्जाम्पल देगा और पूछेगा किसमें, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी एग्लोसिस। क्लियर है, नेक्स्ट आगे और देख लेंगे अपन एग्जाम्पल, लास्ट में एक साथ और देख लेंगे सबके सब, फिर उसके बाद देखते हैं रेस्पिरेटरी एग्लोसिस। सेकंड नंबर पे रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। क्लियर है, इसमें देखते हैं फर्स्ट पीएच एग्लोसिस, यानी कि पीएच क्या होगी, बढ़ी हुई, नॉर्मल से पीएच क्या होगी, बढ़ी हुई, एग्लोसिस। तो पीएच 7.45 से कितनी होगी, ज़्यादा, क्योंकि एग्लोसिस हो रहा है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का लेवल वो कितना होगा, कम, क्या होगा, कम, यानी कि 35 से कम, 35 से कम। ये क्यों हो रहा है चेंज, ये पता है आपको, ये फॉर्मूला है, ये क्या है, फॉर्मूला। CO2 क्या हो रही है, कम, तो पीएच देखना अपने आप क्या आएगी, बढ़ी हुई। CO2 क्या हो रही है, कम, CO2 को लेवल को क्या कर दो, कम कर दो, CO2 को लेवल को क्या कर दिया, कम, इसको कम किया तो पीएच अपने आप क्या हो गई, बढ़ गई, पीएच बढ़ गई। तो यहाँ CO2 का लेवल कम हो तो पीएच क्या है, बढ़ रही है। क्लियर है, उसके बाद देखते हैं बाइकार्बोनेट SCO3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 25 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब इसमें निकालते हैं कि क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है, रेस्पिरेटरी एग्लोसिस हो रहा है, वो तो उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन। इधर आपको पीएच में दे देगा क्या, यानी कि जो पीएच है वो कितनी देगा, 7.45 से बढ़ी हुई, तो मिल जाएगी 7.53। उसके बाद मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, वो मिल जाएगा आपको 7.35 से कम, 30 mmOHg। उसके बाद मिलेगा बाइकार्बोनेट, वो तो आपको नॉर्मल मिलेगा, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। क्लियर है, ये आपको एग्जांपल देगा और पूछेगा इसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी एग्लोसिस। सबसे पहले देखते हैं अपन पीएच। सबसे पहले पीएच पे जाना है, उसमें एसिडोसिस है, एग्लोसिस है, क्या हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, 7.53 है, तो क्या हो रही है, जो नॉर्मल वैल्यू अपनी 7.45 से क्या है, बढ़ी हुई है। तो अब आपको पता है नॉर्मल वैल्यू से बढ़ी हुई मिलेगी, बढ़ी हुई, तो उसमें क्या होगा, एल्कलोसिस। तो क्या हो गया, एल्कलोसिस। क्लियर है, अब नीचे चलते हैं और देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना है, 30 mmOHg। 30 क्या है, नॉर्मल वैल्यू से कम है, तो ये क्या है, एब नॉर्मल लेवल है, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। आपको पता है कि जो रेस्पिरेटरी इंडिकेटर था वो क्या था, CO2, तो क्या हो गया, CO2 क्या है, रेस्पिरेटरी इंडिकेटर हो गया, तो क्या हो गया, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। और जो ये है बाइकार्बोनेट वो क्या है, 24 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये तो क्या है, नॉर्मल है। ये देखो कितना होता है यहाँ, 22 से 27, तो ये तो इसकी रेंज में आ रहा है 24। क्लियर है,
इतना रेस्पिरेटरी एक्लोसिस। ये क्या होगा रेस्पिरेटरी एक्लोसिस, इसके क्या कोज हैं? ये होगा जब भी अपनी जो बॉडी है, मतलब रेस्पिरेटरी क्या होगा, हाइपर वेंटिलेशन हो जाएगा। क्या होगा? हाइपर वेंटिलेशन। इससे क्या होगा? हाइपर वेंटिलेशन होने से जो अपना O2 है, मतलब क्या जाएगा अंदर, क्या जाएगा ज़्यादा जाएगा, और CO2 का लेवल क्या हो जाएगा कम, मतलब O2 का लेवल बढ़ जाएगा और CO2 का कम हो जाएगा। अंदर अपनी बॉडी ब्लड में O2 का लेवल बढ़ जाएगा, क्या हाइपर वेंटिलेशन हो जाएगा, तो उससे क्या होगा O2 का लेवल बढ़ेगा, तो O2 का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा CO2 का लेवल घटेगा। क्या होगा? CO2 का लेवल घटेगा। अपन ने यही देखा यहाँ जो PCO2 है क्या हो रही है, घट रही है। क्लियर है? हाइपर वेंटिलेशन की वजह से। तो देखा CO2 का लेवल घटा तो pH बढ़ी, तो pH बढ़ाया अपन ने। क्लियर है? सबसे पहले आपको नॉर्मल डेटा याद रखने पड़ेंगे। कौन से? ये जैसे ये pH है, बाइकार्बोनेट है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड SCO3 बाइकार्बोनेट, ये डेटा। देन उसके बाद ये 3 फॉर्मूला और pH के जो pH स्केल है इसके बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद आप निकाल लोगे आसानी से कि इसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, रेस्पिरेटरी एल्कोसिस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक एल्कोसिस है, क्या है। क्लियर है? अपन नेक्स्ट देखते हैं अपन क्या, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। यहाँ तक क्लियर है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस, वही देखते हैं। सबसे पहले pH एसिडोसिस बोले तो pH क्या होगी, कम। कितने से? 7.35 से। क्लियर है? वही रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में भी यही था, pH क्या थी, एसिडोसिस का मतलब होता है pH कम नॉर्मल वैल्यू से, तो नॉर्मल वैल्यू से कम है। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं बाइकार्बोनेट। अब क्या होगा, बाइकार्बोनेट किसका इंडिकेटर था, मेटाबॉलिक का। किसका? मेटाबॉलिक का। तो मेटाबॉलिक क्या होगा, अगर हमारी pH कम हो रही है, क्या हो रही है, pH कम, तो बाइकार्बोनेट क्या होगा, ये भी कम होगा। ये कितना होगा, 22 से कम। क्लियर है? 22 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इससे क्या होगा, कम। क्यों कम, क्यों होगा, pH क्या हो रही है, कम। pH कम है तो बाइकार्बोनेट भी कम होगा। क्लियर है? क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? इतना। उसके बाद देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या रहेगी, नॉर्मल। क्या रहेगी, नॉर्मल। MmOH 38 MmOH। क्लियर है? ये है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस कैसे होता है। सबसे पहले pH क्या होगी, कम। कहाँ से, नॉर्मल से, 7.25 कितना मान लो। क्लियर है? उसके बाद रहेगा बाइकार्बोनेट SCO3, वो क्या रहेगा, वो भी कम रहेगा, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी वैल्यू तो नॉर्मल रहेगी। एक एग्जांपल आया अपने एग्जाम में कि जिसका pH है वो कितना है, 7.24। देन उसके बाद बाइकार्बोनेट का लेवल है 19 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, एंड देन कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है 40 MmOH। क्लियर है? तो अपने को बताना है इसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस या मेटाबॉलिक एक्लोसिस। इसको निकालने का तरीका मैंने पहले बताया रेस्पिरेटरी में, मेटाबॉलिक में बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले अपन किसको देखते हैं, pH को पकड़ते हैं। सबसे पहले pH को पकड़ते हैं। कोई भी एग्जांपल आए, सबसे पहले pH को पकड़ो। pH देखो कि नॉर्मल से कम है या ज़्यादा। नॉर्मल देखा था अपन ने कितनी थी, 7.35 या 7.45, तो इससे क्या है, कम है। 7.35 7.24 कम है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं ये एसिडोसिस या एल्कोसिस। तो ये क्या है, एसिडोसिस। नॉर्मल से कम है तो एसिडोसिस, नॉर्मल से ज़्यादा है तो एक्लोसिस। क्लियर है? तो सबसे पहले पता लग गया ये तो क्या है, एसिडोसिस है। अब ये देखना है कि वो एसिडोसिस मतलब रेस्पिरेटरी में है या मेटाबॉलिक में है। वो पता कैसे लगता है, वो बताया था मैंने इंडिकेटर से कि रेस्पिरेटरी का इंडिकेटर होता है CO2,
कार्बन डाइऑक्साइड, और मेटाबॉलिक का इंडिकेटर होता है बाइकार्बोनेट SCO3। तो अपन नेक्स्ट चलते हैं बाइकार्बोनेट SCO3। इसका लेवल क्या है 19 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर एग्जाम्पल में अपने, क्लियर है। और इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, वो थी 22 से 27, 22 से 27, क्लियर है। तो ये क्या है नॉर्मल वैल्यू से कम है, क्या है कम। तो ये किसका इंडिकेटर था, मेटाबॉलिक का, किसका मेटाबॉलिक का। तो क्या हो गया मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्या हो गया मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्लियर है। इसको चेक कर लेते हैं अपन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल, ये तो कितना है 40, नॉर्मल है 40 mmHg। कार्बन डाइऑक्साइड का नॉर्मल लेवल होता है 35 से 45, तो ये तो क्या है नॉर्मल रेंज में आ रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसमें क्या हो रहा है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सबसे पहले देखो आप पीएच को देखो कि इसमें एसिड है, बेस है, एसिडोसिस हो रहा है या एक्लोसिस। उसके बाद जाना है आपको बाइकार्बोनेट या कार्बन डाइऑक्साइड पे कि कौन सी वैल्यू एबनॉर्मल है। जो वैल्यू एबनॉर्मल है वो आगे लगा दो, रेस्पिरेटरी के तो रेस्पिरेटरी, मेटाबॉलिक है तो मेटाबॉलिक। CO2 एबनॉर्मल है तो रेस्पिरेटरी लगा दो, और बाइकार्बोनेट एबनॉर्मल है तो मेटाबॉलिक, अपने आप निकल के आ जाएगा आंसर, क्लियर है। उसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट मेटाबॉलिक एक्लोसिस। क्या मेटाबॉलिक एक्लोसिस, मेटाबॉलिक एक्लोसिस 4th नंबर पे। उसमें वो स्टार्ट करते हैं अपन पीएच। एक्लोसिस में पीएच क्या होगी, बढ़ी हुई। एक्लोसिस में क्या होता है पीएच बढ़ी हुई होती है नॉर्मल वैल्यू से 7.45 से ज़्यादा। नेक्स्ट है बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट की वैल्यू क्या होगी, वो भी क्या होगी पीएच बढ़ रही है तो बाइकार्बोनेट क्या होगा बढ़ेगा, क्या बाइकार्बोनेट भी बढ़ेगा, किससे ज़्यादा होगा, नॉर्मल वैल्यू कितनी 22 से 27 से क्या होगा ज़्यादा, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, क्लियर है। उसके आगे हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का लेवल, वो क्या रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल। अपने पीएच देख ली बढ़ेगा, बाइकार्बोनेट देखा बढ़ेगा, और CO2 का लेवल क्या रहेगा नॉर्मल, जो 35 से 45 था, क्लियर है, mmHg, क्लियर है। तो अब देखेंगे कि क्या मेटाबॉलिक एक्लोसिस का एक एग्जांपल, क्या एक एग्जांपल देखते हैं अपन यहाँ मेटाबॉलिक एक्लोसिस का। आपके एग्जांपल में आएगा, सबसे पहले देगा आपको पीएच देगा 7.54, क्लियर है। उसके बाद देगा बाइकार्बोनेट की वैल्यू देगा आपको 29 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। उसके बाद देगा कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू, वो आपको देगा नॉर्मल 42 mmHg, क्लियर है। ये एक एग्जांपल है, ऐसे आप पूछेगा आपको एग्जाम में। पीएच है 7.45, बाइकार्बोनेट है 29 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, देन उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, वो है 42 mmHg। तो इसको निकालना है। तो सबसे पहले मैंने बोला था आपको कि सबसे पहले पकड़ो इसको पीएच को पकड़ लो कि इसमें एसिडोसिस है एक्लोसिस है। तो इसमें क्या है पीएच 7.54, यानी कि नॉर्मल वैल्यू से क्या है बढ़ी हुई है, क्या है बढ़ी हुई है। 7.45 क्या है इसकी, 7.35 से 7.45 क्या नॉर्मल वैल्यू, तो इससे क्या हुआ बढ़ा हुआ है नॉर्मल वैल्यू पीएच का। तो बढ़ा हुआ है तो क्या हुआ एक्लोसिस, कम था तो क्या एसिडोसिस, नॉर्मल वैल्यू से बढ़ा हुआ है तो क्या एक्लोसिस। तो इसमें क्या हो गया एल्कलोसिस। अब रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है, वो मैंने आपको बता रखा है पहले भी कि अगर उसका इंडिकेटर अगर रेस्पिरेटरी है तो उसका इंडिकेटर क्या है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, अगर मेटाबॉलिक है तो उसका क्या है बाइकार्बोनेट SCO3। इन दोनों में से किसी की वैल्यू एबनॉर्मल है वही हो जाएगा। अगर CO2 की वैल्यू है एबनॉर्मल तो रेस्पिरेटरी, अगर बाइकार्बोनेट की वैल्यू एबनॉर्मल है तो क्या हो जाएगा मेटाबॉलिक, क्लियर है। तो इसमें देखते हैं बाइकार्बोनेट, ये कितना है 29, नॉर्मल से बढ़ा हुआ है। नॉर्मल क्या थी 22 से 27, ये क्या हुआ है
बढ़ा हुआ है, तो क्या हो गया, यही पता लग गया कि अपन क्या क्या है, मेटाबॉलिक। क्या है, मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक पीएच से पता लगा लिया, एल्कोलिसिस। तो आंसर आ गया मेटाबॉलिक एक्लोसिस। CO2 को आप चेक कर सकते हो, CO2 का लेवल कितना है, 42। तो 42 तो नॉर्मल रेंज में आ रहा है, 35 से 45 इसकी नॉर्मल रेंज में, तो इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पता लग गया क्या आ गया, मेटाबॉलिक एक्लोसिस। यहाँ तक क्लियर है। मेटाबॉलिक एक्लोसिस क्यों होता है, अगर आपको वोमिटिंग हो रहा है, आपको पता है कि अपर जीआईटी में क्या होता है, पीएच क्या होती है, कम होती है, मतलब कि एसिडोसिस होता है। क्या होता है, एसिडोसिस। क्या होता है, एसिडोसिस। तो अगर एसिड अपना बाहर निकल जाएगा, वो शॉर्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वहाँ एक्लोसिस कंडीशन आ जाएगी। अगर आपको सीवियर वोमिटिंग हो रही है तो वह क्या होगा, मेटाबॉलिक एक्लोसिस हो जाएगा। आपको ये भी एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपकी वोमिटिंग हो रही है, सीवियर वोमिटिंग, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा या एक्लोसिस, तो उसमें क्या होगा, मेटाबॉलिक एक्लोसिस। और एक अपन देख, आप उस पर देख लिख लेना, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में एक पॉइंट रह गया था, अगर डायरिया है, सीवियर डायरिया, उसमें क्या होगा, उसमें होगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। क्यों, क्योंकि जो लोअर जीआईटी है उसकी पीएच क्या होती है, वो क्या होता है, एक्लोसिस होता है। अगर एक्लोसिस वाश आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा उसमें, एसिड, तो वो क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्लियर है। एग्जाम क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, डायरिया से और वोमिटिंग से। क्लियर है दोनों। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे हम एसिड बेस इम्बैलेंस क्या होता है, जैसे मतलब एसिड बेस मतलब क्या है, कंपनसेट है, पार्शली कंपनसेट है या अनकंपनसेट है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।